हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स की हिंदी की थ्योरी की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। देखिए, इकोनॉमिक्स जैसे कि हम इस वर्ड से समझ सकते हैं, इकोनॉमिक्स एक सोशल टर्म है जिसके अंदर वस्तुओं, सेवाओं, उत्पादन, वितरण, ये सारी चीज़ों को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। इकोनॉमिक्स का मेन मकसद होता है, या मेन हम बात करें तो ये बात करता है कि जो भी मॉनेटरी एस्पेक्ट आ रहे हैं, सोशल वेलफेयर आ रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितना वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना, स्टडी करना इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं त्रुटिकरण से, तुष्टि गुण से, जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। किसी वस्तु की किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को तुष्टि गुण कहते हैं। तुष्टि गुण का दूसरा नाम उपयोगिता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम किया, अब उसको आपने कंज्यूम किया तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो आपका क्या है, उससे आपको यूटिलिटी मिली। यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हैं और उससे आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, या फिर उसको कंज्यूम करने के बाद आपको ये लगता ही नहीं है कि आपने उसको कंज्यूम किया है या फिर उसको यूज़ किया है, तो यानी कि उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी नहीं है। ठीक है, एम बॉबर के शब्दों में देखें तो तुष्टि गुण किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता को संतुष्ट करने वाली शक्ति है। वही चीज हो गई, आपने एक ब्रेड परचेस की और ब्रेड को आपने खाया, आपकी भूख शांत हुई। लेकिन अगर आपकी उससे भूख शांत नहीं हुई, आपको कुछ लगा ही नहीं कि आपने कुछ खाया है, तो यानी कि उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी नहीं है। ठीक है, सीमांत यूटिलिटी, सीमांत तुष्टिगुण, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी आपने अंतिम इकाई से, जो भी आपने एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करी है, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। किसी वस्तु की सीमांत अंतिम इकाई से तुष्टिगुण प्राप्त होता है, उसे सीमांत तुष्टिगुण यानी उपयोगिता कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अंतिम इकाई है, ये डेफिनेशन थोड़ी यहाँ पर बात करें तो अधूरी है। अंतिम इकाई से मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो आपने लास्ट यूनिट कंज्यूम करी उससे, और स्टार्टिंग के जो यूनिट कंज्यूम करी उससे नहीं है। इसका मतलब होता है जो एक्स्ट्रा आपने ली। ठीक है, किसी एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, एक्स्ट्रा हो गई, अतिरिक्त इकाई उपभोग से कुल तुष्टिकरण में जो वृद्धि होती है, उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, खरीदते हैं, और उसके अलावा आप उसकी एक और क्वांटिटी उसको अगर परचेस कर रहे हैं, और उस एक्स्ट्रा क्वांटिटी से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो हमारा कहलाता है सीमांत तुष्टिकरण। यानी कि अतिरिक्त इकाई से जो आपको उपभोग करने से जो तुष्टिकरण में वृद्धि हुई है, उसको हम सीमांत तुष्टिगुण कहेंगे। ठीक है, फिर है कुल तुष्टि गुण, यानी कि टोटल यूटिलिटी। कुल तुष्टि गुण सीमांत तुष्टि गुणों का योग होता है। यानी कि आपने जो भी मार्जिनल यूटिलिटी ली है, उस सबका योग यहाँ पे कुल तुष्टि गुण कहलाता है। मेयर्स के शब्दों में किसी वस्तु का उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत तुष्टि गुणों का योग, यानी कि आपने जो भी अतिरिक्त इकाइयां कंज्यूम की हैं, उन सबको मिलाकर उनका जो योग आएगा, वो आपका कुल तुष्टिकरण कहलाएगा। ठीक है, फिर है सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम। ये बहुत पूछा जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए, इसको समझ लेते हैं। सीमांत तुष्टिगुण में पाई जाने वाली कमी की वृत्ति को अर्थशास्त्र में सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम कहा है। यानी कि देखिए, आप कोई भी चीज परचेस कर रहे हैं, आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट ली, आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिला, आपका अगर भूख थी आपको किसी प्रोडक्ट की, जैसे कि हम एग्जांपल लें, एक ब्रेड है, आपने एक एक्स्ट्रा ब्रेड ली, आपकी थोड़ी भूख शांत हुई। दूसरी ब्रेड ली, आपकी जो भूख पहले से थोड़ी शांत हो चुकी थी, अब क्या हुआ, जो रिमेनिंग भूख थी वो उससे शांत हुई। अब आप ऐसे ही अपनी ब्रेड की संख्या आगे बढ़ाते जाओगे, तो एक पॉइंट पर आके क्या होगा कि आपकी जो उपयोगिता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब आपको वहां पे नेगेटिव उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यानी कि अब आपका उससे मन भर जाएगा उस वस्तु से। तो ये क्या है, ह्रास हो रहा है। यानी कि आप जितना ज्यादा उस वस्तु का उपभोग करेंगे, उतना ही ह्रास आ जाएगा आपके
उसको कंज्यूम करने में। फिर एक पॉइंट के बाद आपको क्या होगा, वॉमिट होने लगेगी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने ज़रूरत से ज़्यादा उसको कंज्यूम किया। आपकी उपभोक्तव्यता जो थी वो शांत हो गई, आपका जो सैटिस्फैक्शन था वो उससे पूरा हो गया, लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा यूनिट उसको कंज्यूम करते रहे, ठीक है। तो एक पॉइंट पर आके वो बिल्कुल आपको वहाँ पे बेनिफिट देना बंद कर देगी, ठीक है। फिर वो आपका जो बेनिफिट है वो नेगेटिव में चला जाएगा और वहाँ पर आपको उस वस्तु को उपभोग करना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोफेसर टॉसिंग के मतानुसार अगर देखें तो यदि हम किसी वस्तु का उपभोग करते करते जाएं तो उसकी बाद की प्रत्येक इकाई पहली इकाई से कम तुष्टि गुण देगी, यानी कि वही आप यूटिलिटी उसकी क्या होगी, कम होगी पहले से। इस प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में सीमांत तुष्टिकरण ह्रास नियम कहा जाता है, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर वो क्या है, नेगेटिव में जाने लगेगा। अब है हमारा आय। किसी व्यक्ति को आर्थिक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप जो धन प्राप्त होता है उसे आय कहते हैं, यानी कि आर्थिक उसने प्रयत्न करे, मेहनत करी, प्रोडक्शन किया, इन सबको लगाकर उसको क्या मिला, बाद में सारे उसके जो भी खर्चे थे उसको घटा घटू के वो उसको जो रेवेन्यू मिला वो उसके लिए क्या है, आय है। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में आधुनिक युग में आय किसी मनुष्य की विभिन्न मदों से प्राप्त कुल आमदनी होती है, चाहे वह मुद्रा में हो तथा वस्तुओं के निःशुल्क उपभोग में हो, यानी कि या तो उसे धन मिले वहां पर, या फिर उसको कोई भी फैसिलिटी मिल जाए, या फिर उसको कोई भी फैसिलिटी, वही है एकोमोडेशन मिल जाए, या फिर उसको मनी मिल जाए, वो सब उसकी आय में सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर व्यय, यानी कि एक्सपेंस और स्पेंडिंग। आय का वह भाग जो कोई मनुष्य अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग में लाता है वह कहलाता है, यानी कि कोई भी मनुष्य अपनी आय में से जो भी हिस्सा खर्च करता है, जिससे उसकी जो भी उपभोग की वस्तुएं हैं वो खरीदता है, या अपनी संतुष्टि की या अपनी आवश्यकताओं के लिए कोई भी ऐसी वस्तु या सेवा लेता है और उसके एवज में वो कोई भी धनराशि देता है, तो वो उसके लिए क्या कहलाता है, व्यय कहलाता है। प्रोफेसर वसु के अनुसार आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु आय का उपभोग व्यय कहलाता है। व्यय में क्या क्या चीज आती है, आय। आय में से जब हम जो भी हमारी बचत है और जो भी हमारे निसंचय हैं उनको हम माइनस कर देते हैं तो हमारे व्यय निकल कर आ जाते हैं, ठीक है। अब है बचत। बचत किसी मनुष्य की आय का वह भाग है जो भावी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उठाकर रखा जाता है, यानी कि अभी भविष्य में हमें किसी की भी चीज की जरूरत पड़ सकती है तो उसके लिए हम कुछ धनराशि बचा के चलते हैं, वो हमारी बचत कहलाती है। और फिर कृषि उत्पादन कार्य में लगा दिया जाता है। अब वो किसी उत्पादन कार्य में फ्यूचर में लगा सकते हैं या फिर अभी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में हमें कोई भी आवश्यकता हो तो वहां पर हम उसको खर्च कर पाए। केंज के मतानुसार बचत एक निश्चित समय की आय में से उसी समय में होने वाले व्यय का अंतर है, यानी कि आपकी जो भी आय थी उसमें से आपने एक निश्चित धनराशि निकाल ली और वो जो धनराशि निकाली है वो भी आय और व्यय में होने वाले, यानी कि जितना आय हुए उतने व्यय हुए, इन दोनों में जो भी अंतर होगा वो आपका बचत कहलाता है। नेक्स्ट है आपका निसंचय, होर्डिंग। आय का वह भाग जिसे धन के स्वामी का आनंद उठाने एवं संकट काल में उपभोग के लिए अनुत्पादक रूप से रखा जाता है, निसंचय अपसंचय कहलाता है। देखिए, संचय तो वो था जिसे आप कहीं ना कहीं उत्पादक कार्यों में लगाते हैं, और ये होता है अनुत्पादक कार्य में, यानी कि आप इसको बस अपने घर में सेव करके चलते हो, ये वो है होर्डिंग। यानी कि आपने इसको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया है, उस पार्ट को आप इन्वेस्ट कर लेते हो फ्यूचर पर्पज से, और इस पार्ट को आप अपने अलमीरा में या फिर बैंक में कहीं भी आपने क्या करा, उसको होल्ड करके रख लिया, आपने कहीं भी उसको फर्दर इन्वेस्ट नहीं किया। उत्पादन। उत्पादन वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं में तुष्टिकरण का सृजन करती है, यानी कि वस्तु में यूटिलिटी क्रिएट करना, तुष्टि गुण यहाँ पर क्रिएट करना उत्पादन का कार्य है। क्योंकि कोई भी वस्तु क्यों बनाई जाती है, उसमें कोई ना कोई यूटिलिटी होगी तभी वो प्रिपेयर की जाएगी और तभी कंज्यूमर जो है उसको परचेस करेंगे। पेंसन के विचार अनुसार उत्पादन से अभिप्राय मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की योग्यता या शक्ति में वृद्धि करने से है, ना कि किसी वस्तु के निर्माण से। अब इसमें ये नहीं है कि बस हमने वस्तु का निर्माण कर दिया, वस्तु के निर्माण से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मेन काम होता है कि उसमें कोई ना कोई तुष्टि गुण विकसित किया जाए या फिर उसमें सृजन किया जाए, जिससे कि उसके रिगार्डिंग जो भी कंज्यूमर है, जो भी कस्टमर उसको परचेस कर रहे हैं, उनको उससे किसी ना किसी तरह की संतुष्टि प्राप्त हो, ठीक है। अब है उत्पादन के उपादान, ये जिसको हम साधन भी बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी वस्तु या सेवा जो किसी भी स्तर पर उत्पादन कार्य में प्रयोग
सहयोग प्रदान करती है। उत्पादन का उपादान या साधन कहलाती है। उत्पादन के 4 उपादान हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन तथा उद्यम। प्रोफेसर उल्मर के शब्दों में उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होने वाली सेवाओं के स्रोतों को उत्पादन के साधन कहा जाता है। इन साधनों का भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन व उद्यम के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। अब देखिए उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधक और पुरस्कार क्या क्या होते हैं। देखिए उत्पादन के साधन नाम में आता है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यम। 5 है ये। अब भूमि के इसके साधक कौन होते हैं? भूमिपति श्रम का श्रमिक होता है, पूंजी पूंजीपति जो लगाता है, संगठन कर्ता कहलाता है और उद्यम का उद्यमी कहलाता है। अब इनके पुरस्कार क्या होते हैं? देखिए भूमि का पुरस्कार होता है लगान मिलना, श्रमिक का पुरस्कार होगा उसे मजदूरी मिलेगी, पूंजीपति को उसकी ब्याज मिलती है, संगठनकर्ता को उसका वेतन दिया जाता है और उद्यमी को लाभ मिलता है। तो ये इनके पुरस्कार हैं, बहुत ही सिंपल हैं। अब है उत्पादन क्षमता यानी कि इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन क्षमता से तात्पर्य किसी उत्पादन संस्था की उस उत्पादन शक्ति या योग्यता से है जिसके द्वारा वह एक निश्चित समयावधि में अन्य उत्पादन इकाइयों की अपेक्षा कम लागत पर अधिक और श्रेष्ठ माल तैयार करती है। यानी कि इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन में कि एक निश्चित समयावधि पर एक माल को प्रिपेयर किया जाता है और वो इस तरह से बनाया जाता है कि कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा हम अच्छा माल तैयार कर पाए, ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी उसके अंदर क्रिएट कर पाए। ठीक है, वो कहलाती है उसकी इफिशियंसी। फिर है हमारा भूमि। भूमि का अभिप्राय उस समस्त प्राकृतिक संसाधनों, पदार्थों तथा शक्तियों से है जो प्रकृति की ओर से मनुष्य को मिली हैं। अब ये पृथ्वी तल पर, उसके नीचे अथवा उसके ऊपर निर्मूल्य प्राप्त होते हैं। अब देखिए ऊपर का मतलब है जैसे कि सन हो गया, सनलाइट मिल रही है हमें, रेन है, और पृथ्वी तल पर हमें बहुत सारे ऐसी वनस्पतियां मिल रही हैं और पृथ्वी के अंदर हमें ऑयल मिल रहा है, बहुत सारे खनिज पदार्थ पृथ्वी के अंदर से मिलते हैं। तो ये सारी हमारी भूमि के अंदर आती हैं। मार्शल के विचारानुसार भूमि का अर्थ केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से नहीं है वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है जो कि प्रकृति ने मनुष्य को निःशुल्क दी हैं उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। जैसे कि भूमि हो गई, हवा, प्रकाश, पानी, गर्मी के रूप में प्रदान किए गए हैं। ये सब क्या है, भूमि के अंदर सम्मिलित होते हैं। सिर्फ एक धरातल को आप भूमि मत समझिएगा। अब है भूमि की कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी ऑफ लैंड। भूमि की कार्य क्षमता का अर्थ भूमि के किसी टुकड़े का उत्पादन शक्ति और उत्पादकता से लिया गया। अब भूमि की कार्य क्षमता कैसी होती है? कोई भी टुकड़ा जो उत्पादन शक्ति या उत्पादकता से लिया गया हो वो उसकी कार्य क्षमता कहलाती है। ठीक है, फिर है आता है श्रम यानी कि लेबर। मनुष्य के वे सभी शारीरिक तथा मानसिक प्रयास श्रम कहलाते हैं। अब देखिए आप कहेंगे कि शारीरिक, इसके अंदर शारीरिक यूज किया जाता है श्रम में, तो ऐसा नहीं है। अब कोई पर्सन कंप्यूटर पे बैठ के पूरे दिन काम कर रहा है तो वो भी उसका श्रम है, क्योंकि वहां पर उसको मानसिक काम करना पड़ रहा है। ठीक है, शारीरिक उसका कुछ नहीं हो रहा है लेकिन मानसिक हो रहा है। तो ये दोनों ही चीजें श्रम में सम्मिलित होती हैं जो धन प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। थॉमस के अनुसार श्रम का अर्थ मानव के उन शारीरिक तथा मानसिक प्रयत्नों से जो प्रतिफल की आशा से किए जाते हैं। अब कोई भी पर्सन सुबह से शाम तक कोई भी काम करता है तो वो कुछ ना कुछ प्रतिफल के लिए काम कर रहा है। तो ये दोनों ही चीजें, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक, दोनों ही इसके अंदर सम्मिलित की जाती हैं। अब है श्रम की कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी ऑफ लेबर। श्रम की कार्य क्षमता से अभिप्राय एक श्रमिक की एक निश्चित समय में अधिक और अच्छा कार्य करने की क्षमता से, यानी कि एक निश्चित टाइम पीरियड पे वो ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहता है और अच्छा काम करना चाहता है। ठीक है, वो उसकी कार्य क्षमता कहलाती है। फिर आता है हमारा पूंजी। पूंजी से अभिप्राय मनुष्य द्वारा उत्पादित धन के उस लाभ से जिसका उपयोग अधिक धन उत्पन्न करने में किया जाता है। अब पूंजी से हमें क्या मिलता है? पूंजी से हमें ब्याज मिलेगी और उस ब्याज को फिर फर्दर कहीं भी इन्वेस्ट किया जाएगा तो फिर धन उत्पन्न होगा। तो इसका मेन मकसद ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा धन यहाँ पर हमें प्राप्त हो। अब देखिए मार्शल के शब्दों में यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रकृति के निशुल्क उपहारों को छोड़कर सभी प्रकार की संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है। ठीक है, वहां पर हमने बात की थी जो प्रकृति से प्राप्त हो रही है, और यहाँ पर है जो प्रकृति से प्राप्त है उनको निशुल्क जो है उनको छोड़कर बाकी सब हमारी पूंजी के अंदर सम्मिलित होती हैं। अब है मुद्रा। बहुत शॉर्ट में इसमें समझाया गया है, और अगर आपको इससे भी ज्यादा समझना है तो और भी क्लासेस मैंने इकोनॉमिक्स के ऊपर करी हैं, वो आप देख लीजिए। क्वेश्चंस बहुत सारे करा दिए हैं, इसके साथ ही हम क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो आप जरूर देखिएगा जिससे आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मुद्रा का विभाग
ही पूंजी होता है जिसका निवेश करके उत्पादन किया जाता है। अब जो भी हम निवेश कर रहे हैं वो मुद्रा के रूप में ही करेंगे, ठीक है। वेल्थ, धन का वह भाग ही पूंजी होता है, वह पूंजी होता है जिसका प्रयोग उत्पादन करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन थोड़ी ये गलत है। वेल्थ, वेल्थ का मतलब यहाँ पर होता है आपने कितना उसको क्रिएट किया, यानी कि आपने जितना भी इन्वेस्ट किया था अपने बिजनेस के अंदर, उससे आपको कितना रिवर्स में मिला, वो आपकी वेल्थ होती है। फिर है पूंजी की कार्यक्षमता, एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। देखिए, पूंजी की कार्यक्षमता से तात्पर्य किसी विशेष सहायता से उत्पादित वस्तु की मात्रा तथा किस्म से है, यानी कि आपने किसी विशेष पूंजी की सहायता से कितनी वस्तु जो है उत्पादित करी, किस किस्म की उत्पादित करी, वो एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहलाता है। फिर है पूंजी का संचय और निर्माण। पूंजी निर्माण से अभिप्राय पूंजी में होने वाली वृद्धि से है, यानी कि उसमें कितनी वृद्धि हो रही है। स्टार्टिंग में आपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, तो आगे जाके वो कितने हुए। अगर वो 5 लाख ही है या 5 लाख से कम है, तो यानी कि बिजनेस जो है बिल्कुल फ्लॉप है। लेकिन अगर 5 से वो 7 लाख हो रहे हैं, फिर 10 लाख हो रहे हैं, यानी कि बिजनेस अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। बेनहम के मतानुसार कोई देश एक निश्चित अवधि में अपनी पूंजी में जितनी वृद्धि करता है, उसे उस अवधि में होने वाले पूंजी निर्माण कहा जाता है। यानी कि जितना भी वो वहां पे उसमें वृद्धि होगी, वो उसका पूंजी निर्माण कहा जाएगा, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे संगठन। संगठन पे देखिए, यहाँ पर उत्पादन के सभी विभिन्न उत्पादनों में अनुकूलतम संयोग तथा सामंजस्य स्थापित करके उनमें उत्पादन करवाने के कार्य को संगठन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये है कि जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन सब में सामंजस्य स्थापित करके हमें अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, वही हमारा संगठन है। संगठन को प्रबंध या व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, हैने के विचार अनुसार किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्पादन के साधनों को सर्वोत्तम ढंग से समायोजित करने को संगठन कहते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी आपने एक निश्चित उद्देश्य होगा, उसकी प्राप्ति के लिए आपने जो भी उत्पादन के साधन है उनको इस तरह से समायोजित किया है कि आपके वो उद्देश्य आपको मिले, तो वही हमारा संगठन कहलाएगा। अब है उद्यम। उद्यम यानी कि एंटरप्राइज। व्यवसाय में जोखिम या लाभ हानि संबंधी अनिश्चितताओं को वहन करने की क्षमता को ही उद्यम कहते हैं। यानी कि आप जो भी जोखिम है या जो भी लाभ हानि है, उन ये सारी अनिश्चितताओं को वहन कर रहे हैं आप, तो ये आपके अंदर अगर क्षमता है, तो यानी कि आप एक अच्छे उद्यमी हैं, तो ये हमारा उद्यम कहलाता है। हैने के शब्दों में उत्पादन के जोखिम को उठाने वाला उपादान हमारा उद्यम है। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लीजिए। प्राथमिक आंकड़ों का संपादन एक रूपता, पूर्णता तथा संगति के लिए किया जाता है। केन्स के अनुसार पूर्व रोजगार स्तर से पहले प्राप्त होने वाली स्फीति को आंशिक स्फीति कहते हैं। आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन प्रस्तुतिकरण है, यानी ये कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक ये जो जितने भी टर्म्स हमने देखे, उनके बारे में एक आइडिया लग गया होगा कि ये क्या होता है। इसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको लगता है कि ये भी होना चाहिए, तो प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे मैंने इससे रिलेटेड इसमें बहुत कम मैटर है, मैंने इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको ऑलरेडी करा रखे हैं, इंग्लिश में कराए हैं, लेकिन समझाया हिंदी में है। अगर आप चाहते हैं हिंदी में भी हो तो बता दीजिएगा, लेकिन प्लीज टॉपिक का नाम आपको बताना है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपको मुझे पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिखना होगा, तभी मैं आपको करा पाऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो ये कैसी लगी जरूर बताइएगा। अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है, यह कथन है, यानी इकोनॉमिक्स ऐसी साइंस है, रेयरिटी की साइंस है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? J.M. कीन्स, मार्शल, रॉबिन्स, J.K. मेहता। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रॉबिन्स। रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछी जाती है ये एग्जाम में। ऑप्शंस हैं J.R. हिक्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हिंदी का यहाँ पर मिस हो गया है वर्ड, तो आप इंग्लिश में देख लीजिए। J.R. हिक्स, मार्शल, एडम स्मिथ, P.L. सैमुअल्सन। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि बहुत ही फेमस बुक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है,
यानी कि इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है? रिकार्डो, कौटिल्य, एडम स्मिथ या मार्शल? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? अगेन इसका राइट आंसर है सी, जो कि है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र के सिद्धांत, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ वेलफेयर, वेल्थ ऑफ नेशन या फिर इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री? फ्रेंड्स इस तरह से भी क्वेश्चन आता है तो हमने इसलिए इसको इंक्लूड किया है। तो इसका राइट आंसर है सी, जो कि है वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक का नाम है J.R. हिक्स, मार्शल, एडम स्मिथ या कौटिल्य? फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, कौटिल्य, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? वो थे कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के उपभोग में 1 इकाई की वृद्धि होने पर कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी वस्तु में अगर हम उसको उपभोग करते हैं तो 1 इकाई की वृद्धि होने पर हमारी जो कुल उपयोगिता होती है उसमें भी हमारे इंक्रीजमेंट होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? कुल उपयोगिता, सीमांत यानी मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी या नन ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, किसी भी कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं, तो जब हम उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद एक एक्स्ट्रा कमोडिटी को यूज करते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट को यूज करते हैं, तो टोटल यूटिलिटी के बाद टोटल यूटिलिटी जो हमें मिलती है उसमें भी जब इन्हेंसमेंट होता है तो वो इन्हेंसमेंट हमारा कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य उपभोग में वृद्धि होने पर सीमांत उपयोगिता यानी क्या होगा? सीमांत उपयोगिता में फर्क क्या पड़ेगा? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, अनचेंज्ड होगी या फिर वो प्रारंभ में तो घटेगी लेकिन बाद में क्या होगा? वो बढ़ती चली जाएगी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, जो कि है घटती है। जब हम सामान्य उपयोग में कोई किसी भी चीज को वृद्धि करते हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट है, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, 1 यूनिट हमने कंज्यूम की, हमें पूरी टोटल यूटिलिटी उसकी मिल गई। सेकंड कंज्यूम की, फिर भी हमें टोटल यूटिलिटी मिल गई। लेकिन जैसे हमने थर्ड यूनिट उसकी कंज्यूम करी तो हमारी जो उसकी यूटिलिटी थी वो हमें थोड़ी कम मिली, क्योंकि अब क्या था, हमारा जो कंजम्पशन लेवल है वो पीक पॉइंट पे पहुंच गया है। और जब हमारा कंजम्पशन लेवल यानी जो हमारा सेटिस्फेक्शन है पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, उसके बाद अगर हम किसी एक्स्ट्रा यूनिट या फिर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो वहां पर हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो डिक्रीज में चली जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की मांग तब परिवर्तित होती है जब, यानी यहाँ पर लॉ दिया है हमारा, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड दिया है। इसमें बता रहे हैं ये कि किसी वस्तु की मांग यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर परिवर्तन होता है तो वो कब होगा? उपभोग की आय परिवर्तित होगी तब, या वस्तु की मांग की लोच अधिक होगी, कीमत परिवर्तित होगी या फिर जनसंख्या परिवर्तित होगी? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कीमत परिवर्तित होगी। फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में ये बताया गया है कि कभी भी अगर किसी भी प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो हमारी जो डिमांड है उसमें भी चेंजेस आएंगे। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस अगर डाउन जा रहा है तो डिमांड वहाँ इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हमारे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगी? डाउन में चली जाएगी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवश्यक वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच होती है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसरी आइटम्स कैसी होगी? 0, 1, 1 से अधिक या 1 से कम? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, 0। फ्रेंड्स कोई भी ऐसी नेसेसरी आइटम है, अगर उसकी प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो वहां पर आपकी वो डिमांड किस तरह की होगी? आप देखिए फ्रेंड्स, नेसेसरी आइटम जैसे कि फूड है, ठीक है, फूड में भी आप लग्जरी फूड ना लेके एक नॉर्मल जो फूड होता है जो कि हर नॉर्मल पर्सन लेता है उसे, आप उस फूड के लिए सोचें। अगर वो फूड इंक्रीज हो रहा है फिर भी आप अपने पेट भरने के लिए, अपनी लाइफ को स्मूथली रनिंग करने के लिए उतना फूड लोगे जितना आपके लिए रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर वो कम हो जाता है उसका प्राइस तब भी आप उतने लोगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक्सेस में कंज्यूम करने लग जाओगे। या फिर नेसेसरी आइटम जैसे कि मेडिसिन भी हम यहाँ ले सकते हैं। मेडिसिन है, अगर अगर मेडिसिन के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो जो हमारी नेसेसरी की जो मेडिसिन होती हैं अगर उनके प्राइस इंक्रीज होंगे तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम मेडिसिन ला लें, क्योंकि मेडिसिन ना लेने से क्या होगा, हमें और भी ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होगी, हम बीमार भी पड़ सकते हैं। लेकिन अगर वही मेडिसिन के प्राइस अगर डिक्रीज होते हैं फिर भी हम क्या करेंगे, उस मेडिसिन को लेंगे।
उतनी ही लेंगे जितनी हमें जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर मेडिसिन के प्राइस डिक्रीज हो गए तो फिर मेडिसिन हम ज्यादा क्वांटिटी में लेने लग जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जहां पर हमारे प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारी डिमांड जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी रहती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम कहाँ पर लागू होता है? अप्लाइज ओनली इन एग्रीकल्चर, अप्लाइज इन इंडस्ट्री ओनली, अप्लाइज टू ऑल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, या फिर द मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज द डिप्लीशन रूल। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है जो उत्पत्ति ह्रास नियम है, ये हमारा प्रोडक्शन के सभी एरिया पे अप्लाई होता है, क्योंकि फ्रेंड्स डिप्लीशन हर जगह आता है। हम कोई मशीन यूज कर रहे हैं वहां आएगा, किसी बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं वहां भी डिप्लीशन होगा, उसकी वैल्यू में कमी आएगी। तो फ्रेंड्स ये हर जगह होता है। रिपेयरिंग हर किसी में जरूरत होती है, हर किसी को रिक्वायरमेंट होती है उसको मेंटेन करने की, उस पर रिपेयर करवाने की। तो डिप्लीशन हर जगह। एक अर्थशास्त्र है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट, या नो वन, यानी कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 3, साइंस एंड आर्ट। साइंस एंड आर्ट इसलिए है क्योंकि व्यवसाय अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। और आर्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अपनी एक क्रिएटिविटी होती है कि आप बिजनेस को किस तरह से रन करेंगे, या फिर उसके लिए क्या, किस तरह के मेथड्स या फिर प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेंगे। तो ये अपनी एक क्रिएटिविटी है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र निम्न की शाखा है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग। ए परंपरागत अर्थशास्त्र यानी कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स, बी साइंस, सी आर्ट, या डी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि है कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। नेक्स्ट है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र अध्ययन करता है केवल, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, किसकी स्टडी करता है? इकोनॉमिक इवेंट्स की, नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स की, बोथ ऑफ दीज, या नो वन। तो आपको बताना है कि अगर आपने फ्रेंड्स अर्थशास्त्र पढ़ा होगा अपने इंटर में, तो आपको पता चला होगा कि उसके अंदर आपने किस किस एस्पेक्ट्स की चीजों को डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 3, जो कि है दोनों। आपने उसके अंदर इकोनॉमिक्स यानी हम बात कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, नॉन इकोनॉमिक्स यानी हम बात कर सकते हैं बिहेवियरल टर्म्स में। आपने मॉनेटरी टर्म्स एज वेल एज बिहेवियरल टर्म्स के जो भी इवेंट्स होते हैं उनको डिस्कस किया था। उसके अकॉर्डिंग आपने वर्किंग कंडीशंस देखी थी, ग्रोथ रेट देखी होगी, नेशनल इनकम देखी होगी। तो उसमें पूरी इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिकल दोनों इवेंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट है, निर्णय है यानी द डिसीजन इज ए अ मैनेजरियल वर्क, बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सी अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स डिसीजन जो होता है वो किस तरह का कार्य है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 4, यानी ऑल ऑफ दी अबव। एक निर्णय में मैनेजरियल वर्क भी आता है, क्योंकि इसके अंदर आप सारे मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती है वो आप अडॉप्ट करते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि किसी भी चीज में आप डिसीजन लेंगे तो वो ये नहीं है कि आपका डिसीजन जो है वो आज ही फिनिश हो गया। आपको कल किसी और पर्पज से डिसीजन लेना होगा, किसी और काम को लेकर डिसीजन लेना होगा। तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि आपका ऑल ओवर द टाइम चलता रहता है। नेक्स्ट है एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो एक डिसीजन जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। आप किसी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े किसी भी तरह के डिसीजन लोगे तो आप में उसमें आपकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जो है वो यूज होगी। तो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सभी निर्णय होते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स सभी निर्णय किस तरह के होते हैं? ऑल डिसीजंस आर मेड ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या इंस्ट्रक्शनल। तो बताइए फ्रेंड्स किस तरह के डिसीजंस होते हैं? इसका राइट आंसर है 3, जो कि है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो डिसीजंस जो होते हैं सिर्फ पॉजिटिवली नहीं होते, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नेगेटिव डिसीजंस ही सारे लिए जाते हैं। हमारे जो बिजनेस में डिसीजंस लिए जाते हैं वो पॉजिटिव साथ ही साथ नेगेटिव भी लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमारा
लॉस है, लेकिन फिर भी हमें वो लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम उस डिसीजन को नहीं लेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा कि जहाँ जितना हमें लॉस दिखाई देता है वहाँ प्रॉफिट भी उतना ही होता है। तो कुछ इसी तरह की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि वहां पर हमें पॉजिटिव भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कहीं हमें नेगेटिव डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है मांग पूर्वानुमान का आशय, यानी द डिमांड फोरकास्ट इज। तो बताइए फ्रेंड, डिमांड फोरकास्ट क्या है? एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ फ्यूचर सेल है, करंट सेल एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ पास्ट सेल है, या फिर नाइदर ऑफ द अबव है। तो हमारी एक डिमांड फोरकास्ट क्या है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, जो कि है एनालिसिस ऑफ फ्यूचर सेल। डिमांड फोरकास्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कितनी होगी, तो वो डायरेक्टली हमारी सेल पर डिपेंड करती है। तो जिससे क्या होगा कि हम अपनी सेल देख पाएंगे कि फ्यूचर में हमारी कितनी सेल होने वाली है, तो उस अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्शन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम सारी जो भी प्रोसेसिंग है या फिर रॉ मटेरियल की परचेजिंग है वो सारे डिसीजंस हम ले पाएंगे। तो डिमांड फोरकास्ट में हमारी फ्यूचर सेल्स की एनालिसिस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच एक कथन है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ स्टेटमेंट। ये किस तरह का स्टेटमेंट है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, कॉन्सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है, बोथ ऑफ द अबव है, या नाइदर ऑफ द अबव है? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्रेंड्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक कॉन्सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हम डिमांड, अगर हम आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हमें वहां पे पता चलता है कि जब भी हमारे प्राइस में किसी भी तरह के कोई चेंजेस होंगे तो हमारी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी वो हमें एक परिणाम बताता है। तो डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक तरह से हमारा एक कॉन्सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है, मांग की लोच प्रभावित होती है। तो फ्रेंड्स, मांग की लोच हमारी किससे प्रभावित होती है? नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट से, बायर्स ग्रुप से, वैल्यू ऑफ द फर्म से, या फिर ऑल ऑफ द अबव से? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, मांग की जो लोच है यानी डिमांड जो है हमारी, वो डिपेंड करती है हमारी नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हमारे प्रोडक्ट है वो किस तरह का है। ठीक है। और साथ ही साथ बायर्स ग्रुप पे भी, अगर किसी मार्केट में बायर्स उस पर्टिकुलर एरिया में कम है तो वहां पे हमारी डिमांड क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर हम किसी प्रोडक्ट को अपने इस तरह से उस मार्केट में सेल कर रहे हैं जहाँ पे बायर्स बहुत हैं, तो वहां पे क्या होगी? ऑफ कोर्स हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ वस्तु का मूल्य, अगर हमारे प्राइस जो हैं किसी भी प्रोडक्ट के वो इस तरह के हैं कि जिस भी एरिया में हम उसको सेल कर रहे हैं वहाँ पे वो अफोर्डेबल है, हर पर्सन उसको अफोर्ड कर सकता है, तो ऑफ कोर्स हमारे वहाँ पे प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर हमने अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बहुत हाई रख दी है तो किसी कोई भी पर्सन उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे क्या होगी? डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। नेक्स्ट है, पूर्ति से आशय है, यानी सप्लाई मीन, सप्लाई का मतलब क्या होता है? उत्पादित माल की मात्रा, यानी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, या स्टॉक ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल गुड्स फॉर सेल, या फिर द सम ऑफ द प्रोड्यूस्ड एंड इम्पोर्टेड गुड्स। तो बताइए फ्रेंड्स, पूर्ति यानी सप्लाई से आपका क्या आशय है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 3, जो कि है क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल गुड्स फॉर सेल। जो भी हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी तभी तो हम उसको सप्लाई कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास किसी प्रोडक्ट की सेल करने के लिए जो क्वांटिटी हमें चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है तो वो हमारी सप्लाई को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन की पूर्ति निर्भर करती है, यानी कृषि उत्पादन की जो पूर्ति है वो किस पे निर्भर करती है? नेचुरल कॉजेस, टैक्स ट्रीटी पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, या वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स? फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे माइंड में यहाँ पे घूमेंगी कि इसका क्या आंसर हो सकता है, लेकिन हमें इन 4 तो ऑप्शंस में फ्रेंड्स, से ये थी आज डिफाइन की करना है वीडियो। कि आई कौन होप सा आपको आज आंसर के जो है क्वेश्चंस वो पसंद आए हमें होंगे। ज्यादा अगर वीडियो लगता है पसंद कि आए तो ये वीडियो हाँ को ये लाइक हो सकता कीजिए, है। अपने फ्रेंड्स के देखिए, साथ शेयर कीजिए। टैक्स ट्रीटी और किसी भी पॉलिसी तरह की कोई बिल्कुल भी नहीं हो क्वेरी हो सकती। या आप सजेशन देना तकनीकी चाहते हैं तो आप विकास, नीचे कमेंट सेक्शन तकनीकी में लिख सकते हैं। तो विकास फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट वीडियो डिपेंड में हम करता है फिर कि मिलते एरिया हैं कौन सा है, और तो भी हम अच्छी ये नहीं वीडियोस बोल के सकते साथ। कि तब तक हमारी जो के लिए सप्लाई बाय ऑफ बाय। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो तकनीकी विकास से हमारे डिपेंड करेगी। वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स ये भी हम नहीं बोल सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉजेज से हमारी जो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो डिपेंड करती है। क्योंकि जिस तरह का हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्रॉप कर रहे हैं, अगर उस तरह का हमारे पास एनवायरमेंट नहीं है, नेचुरल
कॉजेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम उसको सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो नेचुरल कॉजेज हैं वो हमारे ज़्यादा निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है पूर्ति के नियम का आशय, यानी लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बोथ ऑफ द अबव या नाइदर ऑफ द अबव। तो पूर्ति के नियम का क्या आशय है? तो फ्रेंड्स पूर्ति के नियम का यहाँ पर आशय है क्वालिटेटिव, जो कि हमारा ऑप्शन 2 है करेक्ट। नेक्स्ट है सम विच्छेद बिंदु से क्या आशय है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स, आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, या फिर बी प्रॉफिट एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, सी लॉस एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, या फिर 4 नाइदर ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है प्रोडक्शन और सेल्स लेवल पर। हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को बताता है जहां पर ना तो हमें प्रॉफिट होता है ना ही हमें लॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विक्रय मूल्य की कमी से क्या प्रभावित होता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सेलिंग प्राइस रिडक्शन। ए इक्विलिब्रियम पॉइंट, बी सिक्योरिटी लिमिट, सी कंट्रीब्यूशन, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्रेंड्स जब भी हम किसी प्रोडक्ट के प्राइस के मूल्य को कम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा नहीं हो सकता, ना ही हमारा सिक्योरिटी लिमिट हो सकती है, अंशदान कंट्रीब्यूशन भी हमारा इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये सारे पॉइंट को हम इंक्लूड करना पड़ेगा, सिर्फ एक पॉइंट को लेकर नहीं बोल सकते कि इस पे डिपेंड करेगा या फिर इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारे ही पॉइंट हमारे जो प्राइस का जो मूल्य डाउन होगा उस पर इम्पैक्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर है 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है व्यावसायिक अर्थशास्त्री सहायता करता है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है टू इंक्रीज प्रॉफिट, टू इंक्रीज लॉसेस, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि हम जब भी किसी बिजनेस को करते हैं तो वो बात अलग है कि अब आज जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव बन गया है वो हो गया है फर्स्ट सर्विस सेकंड प्रॉफिट, लेकिन ओवरऑल फिर भी हम प्रॉफिट की ही बात करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि उसकी फॉर्म जब भी वो इस्टेब्लिश कर रहा है, क्योंकि सबको पता होता है कि स्टैब्लिश टाइम में ही हम प्रॉफिट लेके नहीं चल सकते, क्योंकि नई नई फॉर्म है, उसको मार्केट में स्टैब्लिश होने में टाइम लगेगा, गुडविल बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी वो ये एक्सपेक्ट करता है उसको फर्स्ट ईयर से ही प्रॉफिट हो। तो अर्थशास्त्री की सहायता वो लेता है, तो अर्थशास्त्री क्या हेल्प करेगा, हमारे लाभ को बढ़ाने में हेल्प करेगा, वो इस तरह की प्लानिंग करेगा, उसी तरह के वो सारी प्रोसेसिंग करवाएगा बिजनेस में जिससे कि प्रॉफिट हो। तो लॉस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, जो कि है लाभों को बढ़ाने में। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की इस वीडियो का, व्यवसायिक अर्थशास्त्री उत्तरदायी होता है, यानी बिजनेस इकोनॉमिस्ट जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उपरोक्त दोनों के प्रति, या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, जो कि है उपरोक्त दोनों के प्रति, क्योंकि एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट को प्लानिंग करनी पड़ती है, समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जो जिस भी एरिया में वो काम कर रहा है उस एरिया के लोगों को उसे लिटरेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उनको ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट के प्राइस रखने पड़ेंगे, उनके वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ इस तरह से काम करना पड़ेगा कि वो जो हमारा जो राष्ट्र है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करे, तो दोनों के प्रति उत्तरदायी होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।